हाँ बच्चों, चलो फंक्शंस का पहले 7 फंक्शंस का सेट क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना डन है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाकी का जो 7 फंक्शंस है 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा आप लोग के सामने। और ये फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट है प्रीवियस फंक्शन से, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है ना वो ज़रा थोड़ा संभाल के देना। मैंने फर्स्ट जो वीकडे ना उसमें डिफरेंट वैरायटी क्यों लिया पता है, क्योंकि आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के। बाकी आपको एग्ज़ाम में सिर्फ पहला वाला एग्जाम्पल देना है, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों रखा है, क्योंकि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के हिसाब से ज़्यादा एग्जाम्पल दे के रखा है। ओके, ज़रा ये बात याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ना आपको एग्जाम्पल सिर्फ एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ में एक ही देना है, सिंगल एक्सप्लेनेशन, 1-2 लाइन का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो, और एक एग्जाम्पल उसका आउटपुट, दैट्स ऑल। ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं, ये मत सोचना ज़्यादा दिया तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अल्टीमेट 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक ही मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल दे दो क्योंकि 2 मिल जाएगा, नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक ही एग्जाम्पल देना, बट सही देना, एकदम सोच के देना, अच्छा देना, ठीक है। मैंने क्यों यहाँ पे ज़्यादा रखा है पता है, वीकडे का, क्योंकि आपको कॉमा करके 1 2 और 3 का कॉन्सेप्ट समझाना था, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में इसका इन्वॉल्वमेंट आता है। ये जो 1 2 3 है ना इसका कॉन्सेप्ट आता है। तो चलो सबसे पहला फंक्शन है वीकडे। ओके, अभी अगर ये मैं पेपर आपको दिखाऊँ ना बच्चों, ये देखो ये, तो इसमें पहला देखो एक ऑब्जेक्टिव्स दिया है, ज़रा देखो ना वीकडे के ऊपर ये। हाँ, इधर देखो क्या लिखा है, वीकडे देखो ना, ऑब्जेक्टिव्स है ना, थर्ड वाला। वीकडे रिटर्न करता है द डे ऑफ द वीक एज अ संडे, मंडे एक्सेट्रा। मतलब आपको ये वर्ड देता है SUN MON। तो देखो इधर आंसर, यहाँ तो मेरे को वीकडे नंबर दे रहा है, वो संडे 1 को रिप्रेजेंट करता है वो अलग बात है, मगर रिटर्न वैल्यू इसका SUN MON नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। मतलब ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ना ये फॉल्स है, क्योंकि इसने क्या बोला, रिटर्न द डे ऑफ द वीक सच एज दिस, रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका रिसेंट पेपर में क्वेश्चन पूछा वीकडे के ऊपर, ठीक है। हाँ तो बच्चों वीकडे में आप ये पहला एग्जाम्पल देखो, मैंने डेट कौन सा रखा है देखो बच्चों, इस बार का 24 का 31 इज़ ऑन ट्यूसडे, तो उसका आप अगर संडे देखोगे ना संडे, तो संडे इज़ योर 29। ये साल का 24 ईयर का जो संडे है ना 29 को आ रहा है, क्योंकि जो 31 है वो ट्यूसडे को आ रहा है। चाहिए तो कैलेंडर एक बार चेक वेरीफाई कर लेना। अच्छा, अभी मैंने संडे का डेट क्यों लिया पता है, बिकॉज संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सोच के देखना, आप लोगों ने भी जब भी आपके टीचर ने आपको संडे मंडे ट्यूसडे सिखाया ना बोलना, तो संडे वर्ड सबसे पहले बोला। पता क्यों बोला, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अपन सैटरडे संडे को वीकेंड्स बोलते हैं, जनरली हम लोग है ना सैटरडे संडे को वीकेंड्स बोलते हैं, बट सिस्टम क्या बोलता है, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इसीलिए आप क्या करना, संडे का डेट डाल देना। मतलब आप बोलोगे सर एग्ज़ाम में हम लोग क्या करें, बच्चों एग्ज़ाम कभी भी हो, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, कभी भी। इस बार का 29 दिसंबर 2024 संडे को आ रहा है, या फिर एग्ज़ाम के आसपास का कोई संडे का डेट ले लेना, या फिर ये डेट याद रख लो, और रिज़ल्ट फिर आपको याद रहेगा कि इसका रिज़ल्ट 1 ही आएगा, बिकॉज ये संडे का डेट था, और वीक डे में संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो ये नंबर आपको देगा 1, दिस विल गिव यू 1 एज आउटपुट। बच्चों ये 1 देगा। हाँ, लेकिन जैसे ही आपने कॉमा 1 दिया तो भी आपको 1 ही देगा, क्योंकि ये भी वही फॉर्मेट है, संडे 1 और सैटरडे 7। लेकिन अगर कॉमा 2 दिया ना तो यहाँ पे मंडे 1 है। अब यह क्या कॉन्सेप्ट होता है पता है बच्चों, आपको पता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट होता है ना, वहाँ पे कहीं कहीं पे ना संडे को हॉलीडे होता है। कोई जगह पे मंडे को वहाँ पे सारी दुकानें बंद होती है, कोई जगह पे ट्यूसडे को दुकानें बंद होती है, हॉलीडेज़ होता है। तो जो ट्यूसडे को बंद होगा तो उनका वेडनेसडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक बन जाएगा, फिर जिनका मंडे को छुट्टी होगा उनका ट्यूसडे को फर्स्ट डे ऑफ द वीक बनेगा, जिनका संडे को छुट्टी होगा उनका मंडे को फर्स्ट डे ऑफ द वीक बन जाएगा। करेक्ट ना, मतलब सब जगह पे अलग अलग कंसेप्ट चलता है इंडस्ट्रीज़ में। ओके, मतलब पूरे जितने भी मुंबई की इंडस्ट्रीज़ है वो एक दिन बंद नहीं होती है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि अगर आपको किस अर्जेंट में कुछ काम करवाना है तो आप कोई दूसरी लोकेशन में जाके काम करवा के आ सकते हो, क्योंकि उधर का फैक्ट्री चल रहा है। दैट इज़ द रीज़न, है ना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर कॉमा 1 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो रखा वही है,
मतलब संडे का डेट डाला ना तो इधर भी 1 है इधर भी 1 है, लेकिन कॉमा 2 का मतलब मंडे 1 है, मतलब यहाँ पे मंडे 1 है, ध्यान रखना मंडे 1 है। तो अगर मंडे 1 है तो संडे क्या हो जाएगा 7, तो देखो आउटपुट में 7 है बच्चों, आउटपुट में 7, देखो डेट है ना संडे का ही रखना, तो एटलीस्ट आपको ना नंबर याद रहेंगे कि उसका आंसर क्या है। अच्छा, अगर आपने कॉमा 3 रखा ना तो मंडे 0 लेता है और 0 से स्टार्ट होएगा, तो आपको भी पता है 0 से स्टार्ट होगा तो संडे 6 पे कब ख़त्म होगा, तो इसीलिए आंसर देखो 6 है बच्चों, आंसर 6 है। ओके, तो वीकडे, अच्छा वीकडे का एक बार प्रैक्टिकल देख लो, मैंने यहाँ पे समझा तो दिया, यही वाला डेट ले लेते हैं ना 29 दिसंबर, इस बार का 29 दिसंबर संडे को आ रहा है, तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू वीकडे, कौन सा डेट ले रहा हूँ मैं, संडे का डेट, इस बार का संडे का डेट, तो संडे का डेट इज़ 29 दिसंबर 2024, ठीक है, 29 दिसंबर 2004 इस बार का संडे को आ रहा है, संडे को आ रहा है इसीलिए 1 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें आर्गूमेंट कॉमा 1 दे भी दूँ ना, कॉमा 1, तो देखो यहाँ पे 1 के बाजू में लिखा भी है, देखो कि ये भी तो वही है कि संडे को 1 ही रहेगा। हाँ, लेकिन कॉमा 2 में थोड़ा चेंज होगा, कॉमा 2 में क्या हो जाएगा, मंडे 1 तो संडे 7, और कॉमा 3 में मंडे 0 हो जाएगा, अगर मंडे 0 होगा तो संडे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 इज़ द आंसर। बच्चों यही चीज़ तो मैंने आप लोग को अभी उधर बताया, आप लोग जब इसका प्रैक्टिकल वर्क करके देखोगे तो इस तरह से। अभी कहीं भी आपको ये दिखा क्या वर्ड संडे, मंडे, MON ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स में यही तो पूछा था, क्या वीकडे आपको वो संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा वर्ड देता है, टेक्स्ट में वर्ड देता है, नहीं, ए रिटर्न्स ओनली द नंबर्स, करेक्ट ना। हाँ, तो बच्चों ये था आप लोग का पहला वाला फंक्शन वीकडे। दूसरा है डेज 360। सबसे पहला जरा 360 नंबर क्या लॉजिक है पहले वो सुनो। जितनी भी बैंक्स वगैरह का कैलकुलेशंस होता है ना, तो दे ऑलवेज कंसिडर ईच मंथ ऑफ 30 डेज, अदरवाइज क्या हो जाएगा पता है, जनवरी 31 का, फेब्रुवरी 28 का, फिर मार्च 31 का, फिर 30 का। तो इस तरह से ना बैंक को ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बड़ा मुश्किल आती है, 31 डेज, 28 डेज या 29 डेज, फिर 31, फिर 20, फिर 30, ऐसा करके है ना। तो बैंक क्या कंसिडर करते हैं पता है कैलकुलेशन के टाइम, उन लोग बोलते हैं कि वी विल कंसिडर ईच मंथ ऑफ 30 डेज। इसीलिए हमारे साल में 365 दिन नहीं होते, 360 होते हैं। सिंपल, 30 × 12 = 360। तो इसीलिए उन्होंने ना फंक्शन के साथ ही 360 डाल दिया। मतलब आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि मैं जो फंक्शन ट्राई करने जा रहा हूँ इसमें एक क्या बोलते हैं एजम्पशन लिया है। वो एजम्पशन ये है कि हमने 12 मंथ्स लिया है और 12 मंथ्स को 30 के हिसाब से लिया है, तो 30 × 12 = 360, बस बात खत्म। वो नहीं कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, नहीं कुछ नहीं। आपको पता है बच्चों, बचपन में हम लोग को टीचर्स ने ऐसा सिखाया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जितना भी ऊपर वाला एरिया है वो 31 का है, अंदर वाला एरिया 30 का है। सो जनवरी, खाली फरवरी छोड़ के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, करेक्ट ना। जुलाई और अगस्त दोनों 31 का है, करेक्ट ना, राइट। तो बट एक्सेल बोलता है ये सब वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे हर मंथ 30 डेज़ का है। तो टोटल मंथ्स कितने हैं 12, तो 12 × 30 360, बस बात खत्म। इसीलिए उन्होंने डेज 360 में लिख दिया कि हम लोग है ना 365 का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसीलिए देखो फर्स्ट 90 से लेके फर्स्ट 91 तक एक्चुअली 365 डेज़ का होना चाहिए गैप, बट यहाँ पे गैप वो दिखा रहा है सिर्फ 360 का। और इधर उसने देखो मैंने मार्च का 11 लिया, तो मार्च का 10 दिन पकड़ो, तो जनवरी का 30 दिन, फरवरी में 30 नहीं होता है, बट स्टिल इट इज़ टेकिंग 30 60 हुआ, और मार्च का 10 दिन लिया तो एग्जैक्ट 70 डेज़ आ रहा है।
मतलब ये क्या दे रहा है पता है, डेज 360 दो डेट के बीच का डिफरेंस। बट डिफरेंस कैसा, ये एज्यूम करके कि पूरे साल में 365 दिन नहीं होते, पूरे साल में 360 दिन होते हैं और हर मंथ को 30 डेज लेता है। इससे क्या फ़ायदा क्या होता है पता है बच्चों, इसमें कैलकुलेशन ईजी पड़ता है। अदरवाइज़ है ना बैंक का कैलकुलेशन में ना, मतलब सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे इश्यूज आएंगे कि February 28 का है कि 29 का है कि जनवरी, फिर 31, फिर ये ऐसे सब बहुत 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 मगजमारी होगा। तो कैलकुलेशन में ना बैंक ऑलवेज है ना एवरी मंथ को 30 डेज काउंट करके चलती है। तो देखो यहाँ पे 1190 से लेके 1191 तक 360 होता है। ज़रा इसको प्रैक्टिकली वर्क करके देख लेते हैं। इधर देखो बच्चों, हाँ, इज इक्वल टू डेज 360 डायरेक्ट डेज 3। इसमें स्टार्ट डेट 1/1/1990 या फिर अभी का ले लेते हैं ना 2024 से लेके 1/1/11/2025 सीधा अगले साल का डेट देखो 360। इसने जरा भी ऐसा नहीं लिया कि 5 दिन वो, क्योंकि सीधा हिसाब है इसका, एवरी मंथ इज़ ऑफ 30 और पूरे साल का कैलकुलेशन है। फिर दूसरी डेट मैंने ये लिया कि 1/1/24 से लेके यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 11 मार्च 2024। अब इस 24 तो इसने क्या लिया, जनवरी का 30 दिन पकड़ा, फरवरी का भी 30 ही पकड़ा, भले 28 29 वो सब काउंट नहीं करता है, 30 और मार्च का 10 दिन, क्योंकि 11 को लिया तो एक दिन पहले का लेता है, एक दिन पहले का। तो देखो 70 आ गया ना बच्चों, यही तो आउटपुट मैंने यहाँ पे दे के रखा है, ये देख लो, यहाँ पे वही तो आउटपुट है। तो डेज 360 मतलब क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स बट बेस्ड ऑन अ 360 डेज इन अ ईयर, दैट इज अ 12 30 डेज मंथ, 12 लेकिन कैसा 30 डेज इन अ मंथ, विच इज़ यूज्ड इन सम अकाउंटिंग कैलकुलेशन। तो मैंने आपको क्या बोला, बैंकिंग में ज़्यादा करके जो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होता है उस वक्त ये लोग हमेशा एवरी ईयर को 360 से ही कैलकुलेशन करते हैं। तो उनका कैलकुलेशन है ना बहुत सिंपल हो जाता है, रादर दैन 28 29 31 वो सब लेंगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस उनके बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट सी वाला फंक्शन है काउंट ए और काउंट ब्लैंक। काउंट ए का मतलब होता है कि वो काउंट करेगा वो सारे सेल जिसके अंदर कुछ ना कुछ है। ध्यान देना, काउंट ए, दिस फंक्शन count A, this function is used to count the number of cells that are not empty. count A मतलब count all the cells which are not empty, यानी जिसमें कुछ ना कुछ है वो सारे सेल को काउंट कर लेना। और काउंट ब्लैंक क्या करेगा, वो सारे सेल काउंट करेगा जो ब्लैंक्स है। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे देख लो, इधर अगर ये रेंज है, हाँ, इफ़ दिस इज़ द रेंज, चलो ना एच वाला रेंज ऊपर ले, हाँ ये वाला रेंज है। अब इसमें ये रेंज में अल्फ़ाबेट है, ये रेंज में नंबर्स है, फिर ये रेंज में नंबर्स है, ये रेंज में नंबर्स है, ठीक है। हाँ, अभी ध्यान देना, ये वाला जो रेंज मैंने सिलेक्ट किया ना, आप ज़रा ध्यान से देखना इसमें कितने सेल है जिसमें डेटा है। तो आप बोलोगे सर डेटा वाला सेल है 1 2 3 4, और मैं पूछूंगा कितने ब्लैंक सेल है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, 4 सेल ब्लैंक है और टोटल 8 सेल में 4 सेल ब्लैंक है और 4 सेल में डेटा है। मगर आपको देखो आंसर थोड़ा अलग आएगा, क्यों आएगा मैं समझाता हूँ। इज इक्वल टू काउंट ए, मतलब जिसमें डेटा है, काउंट है जिसमें डेटा है। तो एक मिनट, बच्चों एक मिनट, काउंट ए मतलब जिसमें डेटा है वो वाले सेल को काउंट करना। तो इधर 5 है और फिर मैं एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ काउंट ब्लैंक। तो इसमें कितना सेल ब्लैंक है, 4, बट देखो आंसर देखो रॉन्ग आ रहा है। कभी अगर ऐसा हुआ ना तो इसका मतलब क्या हुआ पता है बच्चों, कि जो आपको सामने से ब्लैंक दिख रहा है ना, एक्चुअली वो ब्लैंक नहीं है, उसमें कोई ना कोई स्पेस होगा।
जो आपको दिख नहीं रहा है, इसीलिए तो आंसर रॉन्ग आ रहा है ना। देखो ना, काउंट ए मतलब क्या, वो सेल को काउंट करना जिसमें डेटा है, और ये डेटा के साथ 5 सेल बोल रहा है, एक्चुअली 4 दिख रहा है। मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, इसको इतनी रेंज को हाईलाइट कर देता। हाँ, मेरी जो हाईलाइटेड वाली रेंज है ना, उसमें 4 सेल में डेटा है और 4 सेल एम्प्टी है। तो काउंट ए काउंट ब्लैंक मेरे को रॉन्ग आंसर दे रहा है। इसका मतलब क्या हो पता है, या तो ये सेल में ब्लैंक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं है, या तो ये सेल में ब्लैंक है, डिलीट नहीं, या तो ये नंबर चेंज हो जाता, या फिर ये वाला सेल ब्लैंक है, डिलीट नहीं है, अब बचा सिर्फ एक ही सेल, डिलीट। नीचे देखो नंबर चेंज हो गया, नीचे नंबर चेंज हो गया, 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि ये वाले सेल में एक्चुअली ब्लैंक था, ब्लैंक होने की वजह से वो देखो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, 5 आ गया। तो जैसे मैंने डिलीट बोला ना इधर आके डिलीट, तो उसने उधर का स्पेस निकाल दिया और नीचे आंसर मेरा करेक्ट आ गया। बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने से कभी ब्लैंक स्पेस प्रेस हो जाता है और फिर डेटा आपका रॉन्ग आता है। तो ऐसे टाइम पे जो ब्लैंक सेल होंगे ना, एक बार ज़रा उधर जाके डिलीट कर देना, तो फिर वेरीफाई कर लेना, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। क्योंकि काउंट ए वो सेल को काउंट करता है जिसमें डेटा है, और काउंट ब्लैंक वो सेल को काउंट करता है जिसमें डेटा नहीं है। तो आपके हो गए काउंट ए वाला कंसेप्ट हो गया, काउंट ब्लैंक वाला कंसेप्ट हो गया। देखो ना, वीकडे हो गया, आपको संडे 1 वाला कंसेप्ट देगा वो, फिर डेज 360 में आपको 2 डेट का वो नंबर ऑफ डेज बताएगा, मगर इसमें एजप्शन क्या है कि वो 360 डेज लेता है पूरे साल का, और एवरी मंथ का 30 के हिसाब से 12 महीने। ठीक है, काउंट ए वो सेल काउंट करेगा जिसमें डेटा है, काउंट ब्लैंक वो सेल काउंट करेगा जिसमें डेटा नहीं है। नाउ देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड लार्ज एंड स्मॉल। बच्चे लोग, लार्ज और स्मॉल आपको पता है सेम 5 में मैक्स और मिन था, तो फिर मैक्स और मिन के सामने लार्ज और स्मॉल क्या कर रहा है? जब मैक्स और मिन काम करता है तो फिर लार्ज और स्मॉल क्या? सपोज मैं यहाँ पे बच्चों के मार्क्स दे रहा हूँ, मार्क्स 77, 99, ओके, फिर 98 और 45 और 67। ठीक है, मैंने कुछ मार्क्स दिए। अगर मैं इसका सबसे मैक्सिमम मार्क्स निकालूँ, मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस रेंज, तो बच्चों मैक्सिमम मार्क्स कौन सा आएगा? 99। और अगर मैं मिनिमम मार्क्स निकालूँ तो इसका मार्क्स आएगा, मिनिमम मार्क्स इज 45 आया। लेकिन क्या मेरे को ये फैसिलिटी है क्या कि मेरे को हाईएस्ट नहीं सेकंड हाईएस्ट चाहिए? बच्चे लोग, मैक्स में सेकंड हाईएस्ट मिलेगा क्या? ज़रा सोच के देखना, मैक्स में सेकंड हाईएस्ट मिलेगा क्या? नहीं, मैक्स में ऑलवेज हाईएस्ट और मिन में हमेशा लोवेस्ट। आपको सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सेकंड हाईएस्ट चाहिए, इसका सेकंड हाईएस्ट पता क्या है? 99 के बाद का 98, ये मेरा सेकंड हाईएस्ट है ना। ये आपको मैक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा लार्ज में। लार्ज में रेंज के साथ कॉमा के है। देखो के मतलब कौन सा हाईएस्ट चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो रेंज में तो पहले नॉर्मल रेंज आएगा और कॉमा करके अगर आपने 1 दिया ना तो आपको हाईएस्ट ही मिलेगा। ये देखो 99। लेकिन अगर आपने कॉमा करके 2 दे दिया ना तो दिस विल गिव यू द सेकंड हाईएस्ट। और आपको पता है बच्चों, सेकंड हाईएस्ट इज द 98। सोच के देखो, मैक्स आपको कभी भी सेकंड हाईएस्ट का आउटपुट नहीं देगा, बट ये आपको सेकंड हाईएस्ट का आउटपुट देगा। वैसे ही सबसे लोएस्ट कौन सा? 45। बट 45 के बाद का लोएस्ट कौन सा? तो वो है 67। ये आपको मिन में नहीं मिलेगा, मिन में नहीं, बट आपको स्मॉल में मिलेगा। इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट एरे मतलब रेंज और कॉमा। अगर आपने 1 दिया तो सबसे छोटा वैल्यू यानी 45 मिलेगा फिर से एक बार। लेकिन अगर आपने 2 बोला ना तो सेकंड लोएस्ट मतलब आपका आ गया 67। सेकंड लोएस्ट इज 67 है बच्चों। ओके, तो आपने देखा ये स्मॉल और जो लार्ज है वो मैक्स और मिन जैसा ही है, बट थोड़ा सा एडवांस है। इसमें कॉमा करके आप लोग ये स्पेसिफाई कर सकते हो, आपको हाईएस्ट चाहिए, सेकंड हाईएस्ट चाहिए, थर्ड हाईएस्ट चाहिए, कौन सा चाहिए। ओके, मतलब उसके जैसा ही है बट थोड़ा उससे एडवांस। नहीं तो ऐसा होता है ना सर, मैक्स और मिन है फिर स्मॉल और लार्ज क्या कर रहा है। हाँ बच्चों, अब ये जो फंक्शन है ना इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपका कोरेल, इसको मैंने आउटपुट में कैसा दिया, इधर देखो मैंने क्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। दिस फंक्शन इज यूज टू दिस फंक्शन, स्मॉल और लार्ज का तो मैंने इधर रन करके दिखाया, देखो एक्सेल का।
कि इसमें से कॉमा 2 मतलब स्मॉल में सबसे छोटे से सेकंड लास्ट, तो सबसे छोटा इस 3000, 3000 के बाद कौन सा है, तो 3000 के बाद है आप लोग का ये 3000 के बाद आप लोग का 5000, देखो 5000 इज़ द आउटपुट, ठीक है। हाँ, अभी कॉरेल का अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो किस तरह से देना है, क्योंकि यही एक फंक्शन है जिसका आपको आंसर नहीं दिखाना है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला आता है, कोई इट इज़ व्हाट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक बड़ा फॉर्मूला है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर आप एक्सेल में भी सर्च करो ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे हेल्प के अंदर हेल्प अगर यहाँ पे कॉरेल टाइप करो ना, तो कॉरेल में वो बड़ा फार्मूला सॉल्व करके आंसर देता है। ये देखो, हाँ अभी इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन बंद है ना, इसीलिए वो नहीं दिखा रहा है। हाँ बच्चों, ठीक है, तो कोएफिशिएंट को नहीं, सिग्मा एक्स वाई, फिर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स होल रूट के अंदर वो वाला फार्मूला, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। तो अभी आप लोग जब इसका ये करोगे ना, हेल्प देखोगे ना, नेट ऑन रहेगा जब भी, ओके, तो आपको है ना इसका ये मिलेगा वो फार्मूला। 1 मिनट है बच्चों, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि एक फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करता है। अब वो फार्मूला के हिसाब से उसका आंसर है ना 0 और 1 के बीच में आता है। नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई, इसीलिए इसका आंसर बताने के टाइम आप क्या करना, आंसर बताना ही मत ना, आप लोग इसकी ना आउटपुट में लिख देना कि दिस विल डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट है, 2 वर्ड याद रखना, ये इसका आंसर है। हाँ, लेकिन मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या, इसका एक्स और वाई का जो भी नंबर लोगे ना, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और वो आंसर आएगा 0 और 1 के बीच में। चलो यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क्स लिया है, और यहाँ पे सपोज मैंने एज लिया, एज, रुको 16, 14, दिस इज द एज ऑफ द पर्सन, ठीक है, 23, 56, फिर 34। अभी मैं इसका मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसका आंसर देखना है, तो इज इक्वल टू कॉरेल ब्रैकेट पहला वाला रेंज कॉमा दूसरा वाला रेंज, सिंपल कंसेप्ट। और ऑलवेज आपको जीरो से अभी ये नंबर के वैल्यू के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है, एक मिनट मैं इसको अगर चेंज कर दूँ ना, देखो 0 से आया ना, 0 से 1 के बीच का आउटपुट है, 0 से 1 के बीच का आउटपुट है ये वाला आंसर। और देखो एवरी नंबर पे वो आउटपुट चेंज हो रहा है, देख लो, मैं जैसे नंबर चेंज कर रहा हूँ आउटपुट चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्ज़ाम में ये नंबर आपका कैलसी में थोड़ी मिलने वाला है, इसको तो एक्सेल के ऊपर ही ऑपरेट करना पड़ेगा ना। एंड दैट इज़ द रीज़न ये वाले फंक्शन का आपको आंसर नहीं देना है, सिर्फ आपको वहाँ पे लिख के आ जाना है कि आउटपुट किस में आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, खाली रेंज डाल देना, एग्जाम्पल दे देना ऐसा कुछ नंबर का, ओके, कॉरेल के अंदर स्पेसिफाई कर देना, बट डोंट स्पेसिफाई द आउटपुट, प्लीज़ डोंट स्पेसिफाई द आउटपुट। अभी बच्चे क्या सोचते पता है, सर हम लोग क्या करेंगे पता है, नंबर याद करके जाएंगे और इसका आंसर क्या आएगा एक्सेल का याद, अरे बट काय को जा रहे हो ऐसा याद करके, आप खाली लिख के आ जाओ ना, मैं जैसा बोल रहा हूँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप लिख के आ जाओ, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, ओके। आपको वो रट्टा मार के वहाँ जाके आंसर लिख के आके आप बोलोगे मैं बहुत बड़ा काम करके आ रहा हूँ एग्ज़ाम में, प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच का आंसर है, ओके। बट एक फार्मूला में डाल के वो जो नहीं कोएफिशिएंट कोरिलेशन आता है, उसका पूरा रिजल्ट आपको एक ही फंक्शन में आपको मिल जाता है। नाउ दिस इज़ योर, ये एक ही फंक्शन ऐसा है, पूरे 30 आपका पूरा पोर्शन में 30 फंक्शन है, 30 फंक्शन में आपका एक ही फंक्शन ऐसा है जिसमें आपको आंसर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, बिकॉज वो बड़ा फार्मूला है विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब बोलोगे सर मेरा कैल्सी में आ जाएगा, कि कैल्सी में पॉसिबल नहीं है, भले आप बीकॉम में कैल्सी अलाउड है, बट कैल्सी में इसका आंसर नहीं मिलेगा। आपको खाली वहाँ पे लिख के आना है कि आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसका आउटपुट आएगा। कोई भी नंबर यहाँ पे नंबर डाल देना, यहाँ पे छोटे नंबर डाल देना, राइट में थोड़े 2 डिजिट वाले नंबर डाल देना, एक्स और वाई डाल देना, कॉरेल में ब्रैकेट में पहली रेंज डाल देना, कॉमा दूसरी रेंज डाल देना, और आंसर में लिख देना कि इसका आउटपुट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बस बात खत्म, आपको मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों, टेंशन मत देना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का ये 7 फंक्शंस आप लोग के रेडी। कौन से 7 फंक्शंस अभी कराए ये वाले वीडियो में, वीक डे, डेज 360, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। काउंट ए और काउंट ब्लैंक में एक चीज़ याद रखना बच्चों कि अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है तो समझ जाना जो ब्लैंक सेल है ना, उसमें कहीं ना कहीं गलती से स्पेसेस आ गया है, ठीक है। लार्ज और स्मॉल मैक्स और मीन जैसा ही है, बट मैक्स में सेकंड हाईएस्ट नहीं मिलता है,
लार्ज में मेरे को सेकेंड हाईएस्ट में मिलता है, तो लार्ज और स्मॉल और लास्ट में कॉरेल। कॉरेल एक ऐसा आउटपुट है, ऐसा फंक्शन है जिसका आपको आउटपुट देना नहीं है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलो, तो अभी ये एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने आपको क्या बोला, अभी लास्ट पेपर में 3 और 4 के फंक्शन मिक्स आ रहे हैं, तो ज़रा वो चीज़ याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो, तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 4 के कॉन्सेप्ट्स में नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आप लोग को थोड़ा स्टेप लिखने को आएगा, फिल्टर का, सॉर्ट का, सब टोटल का वगैरह का, करेक्ट ना, उसके स्टेप्स देखेंगे कैसे लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।